1960s तक तो दोस्तों ब्लैक होल का जो बुखार था वो सबके सर चढ़ चुका था। एक ऐसा टॉपिक जिसको 1930s 1920s में जो फिजिसिस्ट थे वो खुल के बोलना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि कहीं मेरा कैरियर यहीं ख़त्म ना हो जाए। 1960s तक आते आते इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बन चुका था कि हर एक फिजिसिस्ट जिसको देखो वही कुछ ना कुछ ब्लैक होल के ऊपर कैलकुलेशन कर रहा था, कुछ उस पर एनालिसिस कर रहा था। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन भी कुछ आगे की कहानी सुनेंगे ब्लैक होल की, कि कैसे बातों से सच्चाई की साइड आ गया ब्लैक होल का एक पूरा जो किस्सा है, जिसके कारण आज अगर अपन देखें तो ये वीडियो जो बन रहा है इसीलिए बन रहा है। तो दोस्तों आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ निम्बस एजुकेशन। मैं हूं तुम्हारा मेंटर दोस्त मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर साइंटिस्ट फ्रॉम इसरो एंड टुडे आई विल बी टेकिंग यू फॉरवर्ड इन द जर्नी ऑफ ब्लैक होल्स। सो दोस्तों, अभी तक की कहानी में न्यूटन की बात हो चुकी है, आइंस्टीन की बात हो चुकी है, चंद्रशेखर लिमिट की बात हो चुकी है, बात हो चुकी है और भी सब बड़े नामों की। आज एक जो सबसे बड़ा नाम है जो कि हर एक बच्चे को पता है, स्टीफन हॉकिंग्स, आज अपनी इस कहानी में जिक्र होगा उनके कंट्रीब्यूशन का। सो 1960s में जब सबके सर भूत चढ़ गया था ब्लैक होल का, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसर्च का कैलकुलेशन का वर्क चल रहा था, तो अलग अलग प्रपोजल्स आए। अब देखना पिक्यूलैरिटी क्या थी उन प्रपोजल्स की। अगर मैं देखूं तो रिलेटिविटी की थ्योरी यूज करके अ ग्रुप ऑफ फिजिसिस्ट प्रपोज्ड कि ब्लैक होल जो है वो स्फेरिकल शेप का होगा और वो जब ही बन सकता है जबकि जो स्टार हो वो परफेक्टली स्फेरिकल हो। कुछ लोगों को बात समझ में आई, कुछ को नहीं समझ में आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल कि एक स्टार स्फेरिकल हो, और स्टार जो है जरूरी नहीं उसका स्फेरिकल होना। इसका मतलब तो ये कि कभी ब्लैक होल बन ही नहीं पाएगा। 1920s से 1930s तक दोस्तों ये नहीं पता था कि जब एक तारा मरता है, स्टार जब मरता है तो उसका होता क्या है। 1960s में कैलकुलेशन करी जा रही थी आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी की इक्वेशंस को यूज करके कि ब्लैक होल अगर बनना है तो स्टार कैसा होगा, और ब्लैक होल जब बनेगा तो उसकी जो है शेप कैसी होगी, वो स्पिन कर रहा होगा क्या, या वो स्टैटिक पड़ा होगा। ये सब कैलकुलेशंस हो रही थी। दैट्स द ब्यूटी। ठीक है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चंस आए, आगे बढ़े। फिर कुछ और प्रपोज करा साइंटिस्ट के ग्रुप ने। उनने बोला फिजिसिस्ट ने कैलकुलेशन करके कि हाँ स्फेरिकल शेप जो है वो काफी एक कैलकुलेशन के बाद पता चल रहा है कि स्फेरिकल ही होना चाहिए ब्लैक होल को, बट जरूरी नहीं है कि पहले से स्फेरिकल हो सकता है कि जो आइंस्टीन ने बोला है स्पेस टाइम फैब्रिक, तो जब कोई ब्लैक होल बन रहा होगा, जब कोई स्टार कोलैप्स हो रहा होगा, अपनी ही ग्रेविटी के अंदर मर रहा होगा, तो हो सकता है वो इतना तेज घूम के ऐसा इफेक्ट दे कि जो स्पेस टाइम फैब्रिक है वो उसको स्फेरिकल शेप दे दे। और ये बात थोड़ी बहुत लोगों को समझ में बैठी, और यहां पे एक बहुत बड़ी चीज बोल दी गई। क्या बोला गया? ये बोला गया कि भाई ब्लैक होल जो है उसके पास सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज हैं, मास, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज। मास मेरे को पता है, एंगुलर मोमेंटम जैसे अपना पंखा घूमता है तो जो पंखे के घूमने वाला प्रोसेस है उसका जो मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम है। यानी एक ब्लैक होल के मास के बारे में पता है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता है और चार्ज के बारे में पता है, तो हमें सब कुछ पता है। अब यहां पे एक बहुत बड़ी क्या कह सकते हो ना, द्वंद्व, लड़ाई छिड़ गई। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में एक लॉ है, वो ये कहता है कि भाई अगर कोई भी प्रोसेस को नेचर में अपने आप होना है, भाई ब्लैक होल भी तो अपने आप ही हो रहा है, कोई उसको जाके बना थोड़ी ना रहा है, तो कोई भी प्रोसेस को अगर नेचर में अपने आप होना है तो उसमें रैंडमनेस बढ़ेगी। अब समझने के लिए अपन इसको देखें तो देखो, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं कॉफी मग प्रॉब्लम। करना क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। एक भगोना लो, उसमें दूध डाला, कॉफी डाल के उसको बढ़िया सा उसको बीट करके तुमने मग में कॉफी भर ली। ध्यान रखना है कि जो अपना मग हो वो सिरेमिक वाला हो, जो किसका, बोन चाइना वाला मग हो अपना, ठीक है। और उस मग को तुमको पकड़ के छोड़ देना है। क्या होगा? जैसे ही मग जमीन पे गिरेगा टूट जाएगा, राइट। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि इज इट पॉसिबल कि वो जो बिखरा हुआ मग है वापस समिट के सिंगल मग बन सकता है विद दैट कॉफी गेटिंग इन ऑटोमेटिकली? नहीं ना। तो अगर मेरे को मेरा इंट्यूशन और मेरा कॉमन सेंस इतनी बात बता रहा है कि ये जो टूट गया है ये वापस अपने आप बंद नहीं हो सकता, यही क्वेश्चन फिजिसिस्ट के दिमाग में आ गया था कि अगर ब्लैक होल सब चीज खाता जा रहा है, सब चीज उसके अंदर जाती जा रही है,
लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का लॉ कहता है कि कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो रहा है तो उसे रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, लेकिन ब्लैक होल के अंदर ये माना जाता है कि उसके अंदर रैंडमनेस है ही नहीं, क्योंकि उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है, क्या यानी ये माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स और ब्रह्मांड की रैंडमनेस बढ़ती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर दोस्तों देखना चाहो तो वही घर जिसमें कुछ लोग रह रहे हों, अगर वो घर खाली कर दिया जाए तो 2 साल के अंदर वो घर एकदम बिखर जाता है, बिकॉज नेचर सपोर्ट्स रैंडमनेस। बट देन व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्लैक होल? ब्लैक होल में तो अगर कोई चीज अंदर चली गई और खत्म ही हो गई, यानी उसके साथ, उस चीज के साथ, चाहे वो मास है, गैस है, स्टार है, प्लैनेट है, कुछ भी है, अगर वो ब्लैक होल के अंदर गया तो उसके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन चली गई। इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ टाइम। अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं दोस्तों, जिस वीडियो में मैं कुछ ऐसा दिखाऊं आपको कि मैंने एक बैग खोला और उसमें से कुछ गैसेस बाहर निकल गई, ठीक है, वहीं एक वीडियो में दिखाऊं कि मैंने एक बैग खोला, गैसेस बैग के अंदर आ गई और मैंने बैग को बंद कर दिया, आप बता देंगे मेरे को कि कौन सा वीडियो फॉरवर्ड चल रहा है और कौन सा वीडियो रिवर्स चल रहा है? बता देंगे ना? वेरी सिंपल। ये मेरे पास मेरा सेलफोन है, अगर मैं इस सेलफोन को यूं नीचे गिरता हुआ दिखाता हूं, गिर जाता भी तो है ना, नीचे गिरता हुआ दिखाता हूं तो आप मान जाएंगे कि फॉरवर्ड में चल रहा है। बट देन अगर मैं ऐसा दिखाऊं कि सेलफोन मेरे हाथ में है और ये ऊपर उठ के मेरे पास आ गया, तो आप बोलेंगे नहीं, दिस वॉज इन द रिवर्स डायरेक्शन। क्यों? क्यों? बिकॉज द नेचर का लॉ जो है वो यही तो बता रहा अपने को, राइट? नाउ द थिंग इज, ब्लैक होल के अंदर यही कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया था। लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी कि यार तो फिर क्या थर्मोडायनेमिक्स का लॉ गलत है? गलत नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ गलत नहीं है, बिकॉज वो लॉ प्रूवन है। यहीं पे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आया वो आया स्टीफन हॉकिंग्स का। स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया कि ब्लैक होल के अंदर भी रेडिएशन होता है। अब एग्जैक्टली ब्लैक होल के अंदर होता है या कहां होता है, ये अपन अभी देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा अपन फिजिक्स की साइड ज्यादा जाएंगे, अपन पार्टिकल फिजिक्स कहें या क्वांटम मैकेनिक्स कहें, उसकी साइड अगर जाएं तो आम भाषा में अगर समझाऊं, मतलब छोटे बच्चों के लिए या कॉमन मैन की भाषा में समझाऊं, तो ये मानो इस यूनिवर्स में ये माना जाता है कि हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है। सत्य है, असत्य भी है, अच्छाई है, बुराई भी है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, सब जानते हैं। वैसे ही पार्टिकल्स का भी वही खेल है। इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन भी है, अगर प्रोटॉन है तो नेगेटिव प्रोटॉन भी मिल सकता है। कुल मिला के हर एक पार्टिकल का एंटी है, हर एक हीरो के लिए एक विलेन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वैक्यूम हो, स्पेस हो, एनवायरनमेंट हो, अपना नेचर हो, ये पार्टिकल्स हर एक मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड में बनते, बिखरते और वापस जुड़ जाते हैं, और इसके लिए बोला जाता है एनिहिलेशन। तो प्रोसेस ऑफ एनिहिलेशन ये कहता है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस कैमरे और मेरे बीच में हो सकता है यहां से हजारों पार्टिकल एनिहिलेट हो गए हों, यानी वो टूटे हों वापस जुड़ गए हों, टूटे हों वापस जुड़ गए हों। लेकिन हो क्या रहा है, उनके टूटने और जुड़ने की एनर्जी इसी सेटअप में है। नाउ अज्यूम, अगर मैं एक पार्टिकल को यहां लेता हूं, दिख रहा है ये चमकीला डॉट, ठीक है, और वो पार्टिकल जो यहां पे जो पार्टिकल है वो टूटा, अपने पार्टिकल में और एंटी पार्टिकल में टूटा। जो एंटी पार्टिकल था उसको ब्लैक होल खा गया, और जो पार्टिकल था वो बाहर निकल गया। पॉसिबल है, पॉसिबल है, बहुत 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 स्लो है बट पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है बट जीरो नहीं है, ठीक है। ये वैसी बात होगी जैसे कि स्क्रोडिंजर की बिल्ली, क्या वो इस कमरे के बाहर निकल सकती है? भाई नहीं निकल सकती। क्या प्रोबेबिलिटी जीरो है? नहीं, फाइनाइट है, जीरो नहीं है। तो सेम इज द थिंग हियर। तो वो जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल की बात कही, स्टीफन हॉकिंग्स ने बोला कि अगर कोई इवेंट होराइजन के आसपास कोई रेडिएशन होता है तो पॉजिटिव एनर्जी तो अपनी साइड अगर आ गई और नेगेटिव एनर्जी ब्लैक होल में चली गई तो इफेक्टिवली ब्लैक होल ने एनर्जी रेडिएट कर दी। क्यों? क्योंकि उसने नेगेटिव एनर्जी ले ली। यानी इफ दैट थिंग गोज इनसाइड द ब्लैक होल इट इज रिड्यूसिंग द ब्लैक होल। यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूं ब्लैक होल इवेपोरेट होने लग गया है। तो स्टीफन हॉकिंग्स ने हॉकिंग रेडिएशन नाम से ये एक प्रपोज किया एंड ही टोल्ड कि भाई जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है वो गलत नहीं है। एंड दिस वाज अ वेरी बिग रेवलेशन। इसका मतलब ये है कि डायमंड्स आर फॉरएवर जितना झूठ है उतना ही ब्लैक होल्स आर फॉरएवर भी झूठ है।
डायमंड्स आर नॉट फॉर फॉरएवर। डायमंड्स जो हैं कार्बन में अगर देखें तो उनकी हाफ लाइफ होती है और वो भी ग्रेजुअली डीके हो रहे हैं, डीके रेट कम है, डीके रेट कम है। सेम इज द केस विद ब्लैक होल्स, बट ब्लैक होल की डीके रेट इतनी कम है कि हो सकता है कि अपन कभी उसको देख ही ना पाए। इसकी भी कोशिश की गई दोस्तों, ये माना गया कि जब बिग बैंग हुआ उस वक्त कुछ ब्लैक होल तो बने होंगे, क्योंकि इट वाज बिग बैंग। वो जो ब्लैक होल बने होंगे तो भाई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स है पास्ट, तो अब तक हो सकता है उसमें से कोई ब्लैक होल इवेपोरेट होके खत्म हो रहा हो। तो इस वक्त पूरी दुनिया जहान के फिजिसिस्ट जो हैं उनकी नजरें आसमान की साइड हैं, वो देखना चाहते हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू ट्रेस एनी सच प्रोसेस, बट दे आर हाईली ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज ये बात मैथमेटिकली, लॉजिकली, थर्मोडायनेमिकली प्रूव हो चुकी है कि रेडिएशन निकलता है। अब बात आई कि अभी तक क्या कोई प्रूफ मिला था, वॉज देयर एनी प्रूफ? तो दोस्तों ऐसा था, ब्लैक होल जो था उसके लिए एंटिसिपेशन थी। क्यों? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल एक ऐसा बड़ा मास का टुकड़ा है जो अपने अंदर से किसी को भी नहीं आने दे रहा, ना रोशनी को आने दे रहा, ना किसी और चीज को आने दे रहा, तो मेरे को दिखेगा नहीं। लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा और इतना मैसिव है कि वो अपने आजू बाजू की जो चीजें हैं उनको डिस्टर्ब करता रहता है। जैसे कि इस फोटो में अगर मैं देखूं तो यहां पे जो ब्लैक होल है वो इस मास को डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये फिनोमेना मेरे को दिखेगा तो मेरे को क्या दिखेगा? अगर मैं देखूंगा, इसको ऑब्जर्व करूंगा, तो आई विल सी कि भाई ये जो मास है ये कहीं जा रहा है, वो गायब हो रहा है। तो ऐसे फिनोमेना जब ऑब्जर्व करे जाते हैं तो ब्लैक होल का पता चल जाता है, और उसी के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप आया। हबल स्पेस टेलीस्कोप मानो 1990s में इसको जो था लॉन्च किया गया था, और ये स्टार्ट हुई जब इसके ऑपरेशन, तब से इसने बहुत सारे ब्लैक होल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। रेदर हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पायनियरिंगली ये बताया था कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर पे देयर आर मैसिव ब्लैक होल्स। बट बात यही नहीं रुकी, अभी भी क्वेश्चन ये था कि क्या रिलेटिविटी की थ्योरी, जिसपे आइंस्टीन को भरोसा नहीं था, क्या वही थ्योरी आइंस्टीन की हर एक बात को काटती जा रही थी कि वो ब्लैक होल को नहीं मान रहे थे। आइंस्टीन ने बोला नेचर में ऐसा हो नहीं सकता, सिंगुलैरिटी से डर है। बट द थिंग इज, जो लीगो है, लीगो क्या है दोस्तों? लीगो है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। क्या चीज है दोस्तों? कुछ ऐसा मान लो कि मैं एक एल बनाता हूं, ये 4 किलोमीटर लंबा, ये 4 किलोमीटर लंबा एक एल है, 4 किलोमीटर लंबी 2 टनल है, परफेक्ट वैक्यूम है इनके अंदर, और इनके अंदर कुछ लेजर बीम छोड़ी जाती है। सिंस ये भी 4 किलोमीटर है और ये भी 4 किलोमीटर है, वो बीम जाती है, टकराती है, वापिस आती है, तो फिर से मिलके सिंगल बीम बन जाती है। अब 2 जगह ऐसी लगाई गई लेबोरेटरीज यूएसए में, और दोनों लेबोरेटरीज के बीच में इतना डिस्टेंस था कि अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव आती है, यानी अगर कहीं ब्लैक होल्स टकराते हैं, ब्लैक होल बनता है, स्पेस टाइम घूमता है, यानी रिलेटिविटी की जो डेफिनेशन है ग्रेविटी की, अगर वो सच है, अगर आइंस्टीन ने जो भी बताया वो सब सही है, और ब्लैक होल भी एग्जिस्ट करता है, तो ग्रेविटेशनल वेव जब आएगी तो अगर ऐसे आएगी तो इसको स्ट्रेच करेगी, और अगर इधर से आएगी तो इसको स्ट्रेच करेगी, यानी कोई ना कोई स्पेस टाइम में एक पार्ट स्ट्रेच होगा, यानी डिस्टरबेंस होगा। अगर डिस्टरबेंस होगा तो जो मेरा जो पैटर्न मेरे को मिल रहा है वो बिगड़ेगा। एंड दैट हैपेंड इन 2017-18 एंड ग्रेविटेशनल वेव्स का उस वक्त पता चला, एंड इट वाज कंफर्म कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट वाज अ फिनोमेना व्हिच resulted in the ripples in the space time because of 2 massive black holes। तो 2 massive black holes का जो मोशन था उसके चलते स्पेस टाइम में रिपल्स आई। उन रिपल्स ने जो है ये जो लेबोरेटरी थी इसके अंदर डायमेंशनल स्ट्रेच कर दिया, एंड देयर वर डिफरेंसेस ऑब्जर्व्ड। एंड द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन ऑल दिस डेवलपमेंट, किप थॉर्न, ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन ग्रेविटेशनल वेव्स, एंड इट वाज प्रूव्ड दैट यस रिलेटिविटी इज ट्रू, एंड रिलेटिविटी थ्योरी जिसके लिए आइंस्टीन ने यूज करने से मना करा ब्लैक होल के लिए, द सेम थ्योरी प्रूव्ड दैट यस ब्लैक होल्स एग्जिस्ट। अब एक छोटा सा सवाल ऑलमोस्ट हर बच्चे के दिमाग में आता है, हर इंसान के दिमाग में आता है, अगर मैं ब्लैक होल में गिर जाता हूं, पहली बात गिरना, द वर्ड फॉल इज रॉन्ग हेयर, आप गिरेंगे नहीं ब्लैक होल में। मैंने बताया ब्लैक होल कोई गड्ढा या छेद नहीं है, यू विल एंटर इनटू अ ब्लैक होल, तो वो कोई गेट या गुफा भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक कि अगर कोई बाहर से अर्थ पे आता है, अब अर्थ ब्लैक होल बन जाए, छोटा हो जाए ना, अर्थ मैंने बताया था 0.7 इंच वाला जो अर्थ का डायमीटर हो जाए तो अर्थ भी ब्लैक होल बन जाएगा। तो अगर आप
ब्लैक होल में चले जाते हैं तो क्या होगा। बहुत सारी थ्योरीज हैं दोस्तों, खूब सारी थ्योरीज हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। So wait for my next video and I am going to tell you what is going to happen if you fall into the black hole। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ब्लैक होल के कंप्लीट पिक्चर में आप सभी को दे पाया हूंगा और बहुत ही सिंपल एक जनरल लैंग्वेज को यूज करके मैं एक्सप्लेन कर पाया हूंगा, आपकी क्वेरीज को मैं रिजोल्व कर पाया हूंगा, एड्रेस कर पाया हूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि इस चैनल की रीच और से और बढ़ती चली जाए। एंड आई एम गेटिंग ब्यूटीफुल कमेंट्स, इतने प्यारे और अच्छे कमेंट्स मेरे को मिल रहे हैं मेरे इन वीडियोस पे, दैट मोटिवेट्स मी दोस्तों। और बिकॉज ऑफ योर क्वेरीज एंड योर क्वेश्चंस एंड योर कमेंट्स आई एम ऑल पैक्ड अप, और मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स जो मैंने छोटी छोटी 15-15, 10-10 मिनट की वीडियोस में डिस्कस की है। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्स। तो जो भी एंथुसियास्ट हैं, जिनके भी अंदर खूब सारी क्वेरीज हैं, यू कैन रीच आउट टू अस, यू कैन पुट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। We are planning a full-fledged series on each phenomena, on each scientist, its contribution, physicist, its calculations, हर चीज पे एक डिटेल्ड सीरीज आएगी। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था ब्लैक होल का, अब अपन एक्सपर्ट लेवल पे भी जाएंगे। सो दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड जय हिंद।